मशीन के जो टॉपिक ट्रांसफॉर्मर है उसके साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या काम करती है, ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, दैट इज ए स्टैटिक डिवाइस। ये एक स्टैटिक डिवाइस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे आधारित है, जो कि इक्वल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको एक सर्किट के दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है। अब इसमें जो खास बात देखने वाली ये है वो है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब ट्रांसफ़र करती है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वोल्टेज की या करंट की वो सेम रहती है, और जो वोल्टेज है वो या तो बराबर रहेगी या फिर डिफरेंट रहेगी। अब वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज को घटा भी सकता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत क्यों है। इसमें चूंकि जो विद्युत ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जहाँ जनरेशन होता है और जब वो जहाँ उत्पादित होती है वहाँ से जब लोड सेंटरों में उसको भेजा जाता है, लोड सेंटर जहाँ पे उनका यूज़ होता है, तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो हमको जो कॉस्ट है उसकी सेविंग हो जाती है। अब कॉस्ट की सेविंग कैसे होगी? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे, जैसे हाई वोल्टेज पे जो उत्पादन है उसको हम हाई वोल्टेज पे करते हैं और हाई वोल्टेज पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। मतलब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से फ़ायदा हमको क्या हो रहा है कि जो यदि हम शक्ति को कांस्टेंट मानते हैं तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से जो करंट है, जो लाइन करंट है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और लाइन करंट की वैल्यू कम होने से हमारा जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है ट्रांसमिट करने के लिए उसका जो एरिया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एरिया की वैल्यू कम हो जाने से क्या होता है, हमारे कॉपर की सेविंग हो जाती है, और कॉपर की सेविंग होने से हमें ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हमको अब जिस वोल्टेज पे विद्युत ऊर्जा का हमने उत्पादन किया उससे फिर हमको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए। और लोड सेंटर जहाँ पे हमको उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना है वहाँ पे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में विद्युत ऊर्जा का जब हम उपभोग करते हैं तो वो हम अपने 230 वोल्ट पे करेंगे या फिर 400 वोल्ट पे करेंगे, तो हमको उस वोल्टेज को कम करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होगी, और इलेक्ट्रिक जनरेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है उसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होगी। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए हमको ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत होती है। अब ट्रांसफॉर्मर को, तो ये तो हो गया कि ट्रांसफॉर्मर की क्या डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मर किस, और ट्रांसफॉर्मर का जो नीड है वो क्या है, और ट्रांसफॉर्मर की नीड क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, मतलब किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड किया जाता है। पहला जो तरीका है ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफाई करने का वो है संरचना के आधार पर, दूसरा है संयोजन के आधार पर, तीसरा है फेज के आधार पर, और चौथा है शक्ति के आधार पर। संरचना के आधार पर, दैट मीन्स वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर जब हम ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण करते हैं वो दो तरीके से किया जाता है। पहला हम देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा हम देखते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में
जो कुंडलन है वो आयरन कोरोड को घेरे रहती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कुंडलन है, जो वाइंडिंग्स हैं, उन्होंने आयरन कोर के सराउंड कर रखा है, आयरन कोर के चारों तरफ घूमी हुई है कुंडलन। जो वाइंडिंग्स हैं वो आयरन कोर के चारों ओर घूमी हुई हैं। अब आगे फ्लक्स के क्षरण को कम करने के लिए, फ्लक्स के क्षरण मतलब लीकेज ऑफ फ्लक्स को कम करने के लिए आधी जो वाइंडिंग है उसको हम प्राइमरी साइड पे लपेटते हैं, और जो आधी वाइंडिंग है वो द्वितीय सेकेंडरी साइड पे लपेटते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग्स हैं उनकी जो रिपेयरिंग करना है वो आसान होता है, और कुंडलन का जो शीतलन है, चूंकि जो कुंडलन है वो बाहर की साइड में है और जो कोर है वो अंदर की तरफ है, तो जब हम इसका कूलिंग होगी वो कुंडलन की कूलिंग वो कोर की कूलिंग से अच्छी होगी, कोर की कूलिंग से अच्छी होगी कुंडलन की कूलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर है वो आता है हमारा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसमें दो चुंबकीय परपथ होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक चुंबकीय परपथ ये है और दूसरे चुंबकीय परपथ ये है। पूरे जो फ्लक्स, अब वाइंडिंग जो है यहाँ कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो दोनों परिपथ में, मतलब जो दोनों परिपथ हैं उनमें आधा आधा बढ़ता है। पूरा जो फ्लक्स है वो दोनों परिपथ में आधा आधा बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि बीच की जो भुजा है इसमें दोनों वाइंडिंग लपेटी हुई हैं, और इन वाइंडिंग्स के कारण जो फ्लक्स का उत्पादन हो रहा है वो इस साइड में जा रहा है आधा फ्लक्स, और आधा फ्लक्स इस साइड में जा रहा है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में तीन भुजाएं होती हैं, जैसा कि हम डायग्राम से देख रहे हैं कि तीन भुजाएं इसमें मौजूद हैं, और ये ई आकृति की पट्टिकाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। ई आकार की पट्टिकाएं हैं, उनको हम जोड़ के इनको बना दिया है, जैसा कि डायग्राम से भी स्पष्ट है। इनके मध्य की भुजा में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलनें लपेटी जाती हैं। इसकी जो बीच की भुजा है, ये बीच की भुजा है इसकी, इसमें ये पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है, ये मध्य की भुजा है। मध्य की भुजा में हमने प्राइमरी कुंडली लपेट दी है और सेकेंडरी कुंडली लपेट दी है। शेष दोनों कोर, बाकी की जो दो कोर है, एक तो ये कोर होगी और एक ये कोर, ये कुंडलन को घेरे रखते हैं, मतलब कुंडलन को सराउंड करते हैं। इससे पहले वाले ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या देखा था, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो कुंडलन है, जो वाइंडिंग्स हैं, वो कोर को घेरे रखती हैं। लेकिन इसके उलट इसमें जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो कोर है वो वाइंडिंग्स को घेरे रखती है। कोर से घिरे रहने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। कोर से घिरा हुआ है, इस वजह से फ्लक्स का जो लीकेज है वो कम होगा, और जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। इस ट्रांसफॉर्मर में कोर की औसत लंबाई कम तथा कुंडलन की औसत लंबाई अधिक होती है। कोर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण कुंडलनों की संख्या कम होती है, वाइंडिंग्स की संख्या कम होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की कुंडली कोर के अंदर बंद होने के कारण, इसकी जो कुंडली है वो कोर के अंदर बंद है, इसके कारण इसकी जो मरम्मत करना है वो कठिन होता है। जैसे कि हमने कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर देखा था, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो कुंडली है वो कोर के बाहर लपटी हुई है, इसलिए यदि कुंडली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका रिपेयर करना कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में इजी है, लेकिन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कुंडली कोर के अंदर बंद है, इसलिए उसका जो रिपेयर करना है वो मुश्किल है, कठिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि
कनेक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर को दो पार्ट में, वो 4 पार्ट में बांटा गया है। कनेक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन का मतलब है कि प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, इन दोनों को किस संयोजन में जोड़ा गया है। तो कनेक्शन के आधार पे जो पहला कनेक्शन है वो है स्टार स्टार कनेक्शन, दूसरा है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तीसरा है स्टार डेल्टा कनेक्शन और चौथा है डेल्टा स्टार कनेक्शन। इसके बाद फेज के आधार पे ट्रांसफॉर्मर को दो पार्ट में बांटा गया है। ये तो बहुत सिंपल है। फेज के आधार पर एक तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है और एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है। इसके बाद जो चौथा है वो है शक्ति के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का डिवीजन। शक्ति के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को वही दो भागों में बांटा गया है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो गया और दूसरा हमारा हो जाता है पावर ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है उसको हम वितरण ट्रांसफॉर्मर कहते हैं हिंदी में। इस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इसको विशेष इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसकी जो दक्षता होती है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, वो जो लोड है उसके हिसाब से तय होती है। जो लोड है, कितने लोड पे ये काम कर रहा है, उसके हिसाब से ये तय होती है। इन ट्रांसफॉर्मरों की जो नॉर्मल रेटिंग होती है वो होती है 6.6/0.4 kV या 11 kV/0.4 kV। ये ट्रांसफॉर्मर 33 kV, 66 kV या 220 kV को वितरण वोल्टा रेंज पर लाने का भी कार्य करते हैं। मतलब ये 33 kV को 400 वोल्ट में या 220 वोल्ट में चेंज करेंगे, 66 kV को चेंज करेंगे, 220 kV को चेंज करेंगे। इनकी अधिकतम जो क्षमता है, जो रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो केवीए में दी जाती है और इनकी जो मैक्सिमम जो क्षमता है वो 750 केवीए की होती है। ये 24 घंटे कार्य करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 24 घंटे कार्यरत रहते हैं और 24 घंटे चलने के कारण इनमें जो कांस्टेंट लॉस है, जिसे लोह हानि कहते हैं, जो कांस्टेंट लोह हानि जो है, एक तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो लॉसेस होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एक तो आयरन लॉसेस होते हैं और एक कॉपर लॉसेस होते हैं। तो जो आयरन लॉसेस हैं वो इसमें कंटिन्यूस होते रहते हैं क्योंकि ये 24 घंटे कार्य करते हैं। लेकिन कॉपर लॉसेस हैं वो लोड पे डिपेंड करते हैं। लोड कभी कम है, कभी ज़्यादा है, तो लोड की वैल्यू जो कॉपर लॉसेस चेंज होते रहते हैं। लोड के हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन चूंकि जो आयरन लॉस है वो लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो शक्ति के आधार पे जो दूसरे ट्रांसफॉर्मर हैं वो है पावर ट्रांसफॉर्मर। शक्ति ट्रांसफॉर्मर का उपयोग शक्ति जनन केंद्र से सुदूर उपकेंद्रों तक शक्ति का संचरण करने के लिए किया जाता है। मतलब शक्ति जो जहां उत्पादित हो रही है और जहां से वो सब स्टेशन पे पहुंचेगी, तो सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इन शक्ति ट्रांसफॉर्मर्स का, पावर ट्रांसफॉर्मर्स का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर्स हाई वोल्टेज पर कार्य करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मर्स की जो रेटिंग है, जैसे कि हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो 750 kVA मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम रेटिंग ही 750 kVA है। लेकिन जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उनकी जो रेटिंग है वो 1 MVA से अधिक है। इनका जो उपयोग है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है, विद्युत उपकेंद्रों पर किया जाता है, सब स्टेशंस पे यूज किया जाता है पावर ट्रांसफॉर्मर्स को। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ज्यादा कम भार होने पर, यदि लोड की वैल्यू कम है तो इनको बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर ट्रांसफॉर्मर हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर।
जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उन पे जो लोड है वो घटता बढ़ता रहता है, मतलब लोड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में लोड जो है कम, कभी पंखा बंद किया, पंखा कभी लोड बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरीके से चलता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनमें लोड घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर पे जो लोड है वो सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर भार पूर्णता नहीं दिया जाता, इसे इसकी क्षमता से कम रखा जाता है, जबकि जो पावर ट्रांसफार्मर है वो पूर्ण भार दिया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लोड से जितना जो मैक्सिमम लोड ले सकता है उससे कम पे रखा जाता है, लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है उनको फुल लोड पे दिया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 50% भार के आसपास रखी जाती है, जबकि पावर ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर फुल लोड पर एफिशिएंसी हाईएस्ट रखते हैं हम, मतलब हमको तो हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहिए तो फुल लोड पे हाईएस्ट रखते हैं, क्योंकि अपन को फुल लोड पे यूज़ करना है पावर ट्रांसफार्मर को। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको 50% लोड पर उसकी एफिशिएंसी को अपन मैक्सिमम रखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 घंटे चालू रहता है, इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें लो हानि जो है वो कम हो। जो इसमें आयरन लॉसेज हैं, क्योंकि 24 घंटे चालू है तो इसमें आयरन लॉसेज होते रहेंगे, तो उसकी वैल्यू कम हो। शक्ति जो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर है उसको फुल लोड पर ही चालू करते हैं, फुल लोड पर ही चालू किया जाता है और कम भार होने पर उसे बंद कर देते हैं। इसे इस प्रकार डिज़ाइन करते हैं कि इनमें ताम्र हानि कम हो, मतलब इस जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें उसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से की जाएगी कि उसमें कॉपर लॉसेस की वैल्यू कम हो। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे वोल्टेज देखो अप्लाई किया गया है प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर, और वोल्टेज अप्लाई करने पे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहेगी, करंट की अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है प्राइमरी वाइंडिंग में। अल्टरनेटिंग करंट बहेगी, अल्टरनेटिंग करंट जब बहेगी तो इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने पर इसमें जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा। कट करने के कारण जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है, उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो कि E2 से दर्शाया गया है। जो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, वो E1 से दर्शाया गया है। जो प्राइमरी वाइंडिंग का इनपुट वोल्टेज है वो V1 है, इनपुट करंट I1 है। जो सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग पे आउटपुट वोल्टेज है, दैट मीन्स वी कैन से आउटपुट वोल्टेज वो V2 है, और सेकेंडरी करंट जो है I2 है। जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू 5 से दर्शाई गई है। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी वाइंडिंग में वो N1 है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N2 है। इस तरीके से ये सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल सिंपल वे में ये बताया गया है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या को हम बढ़ा देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है तो इस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि N2 की वैल्यू N1 से कम है तो हम इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का जो बेसिक फॉर्म है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ये दोनों जो कुंडलियाँ हैं वो एक कॉमन कोर पे लपेटी हुई हैं, एक कॉमन कोर है उस पर लपेटी हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे का पार्ट कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर की जो EMF इक्वेशन है वो डेराइव की जाती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।